हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उत्सव स्वागत करता हूं आपका आज के इस लेक्चर में। और आज के लेक्चर में क्या खास है, आज के लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मैग्नेटिज्म का। हाँ, सिर्फ एक लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और बिल्कुल इत्मीनान से, सुकून से, आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन करके, प्रोसेस बाय प्रोसेस ब्रेक डाउन करेंगे और इसके अंदर की सारी डिस्कशंस को करेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। और ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता दूं कि ये एस सी वर्मा का सॉल्व एग्जाम्पल है, पर फिर भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन टफ है, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं, तो मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, अब देखो, सवाल पढ़ते हैं और फिर एक बार हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन को लगाने का। क्वेश्चन कह रहा है कि an electron is released from the origin at a place where uniform electric field and uniform magnetic field B exist along the negative y and negative z axis। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको कि ऑरिजिन से छोड़ दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन को ऑरिजिन से छोड़ दिया गया है जहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा नेगेटिव वाई के डायरेक्शन में है। और यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा नेगेटिव जेड के डायरेक्शन में है। तो देखो, इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये प्लस एक्स, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और ये पॉजिटिव नेगेटिव जेड एक्सिस। इस तरह से हम लोगों ने मार्किंग कर रखी है। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, मुझे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑरिजिन पे रखा हुआ है, यानी कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखा हुआ है? यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, और निगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोगों ने बना दिया भाई, इलेक्ट्रॉन को शुरू में ऑरिजिन पे रखा हुआ है, एक्स वाई जेड एक्सिस को हम लोगों ने डिनोट कर दिया। और नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ऐसा। और नेगेटिव जेड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इस टाइप से। ठीक है, अब देखो, कह रहा है कि find the displacement of electron along the y axis when its velocity become perpendicular to the electric field for the very first time। मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब चल रहा होगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दो उस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के। अच्छा, तो अभी आपने क्वेश्चन समझ लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑरिजिन पे रखा हुआ है, एक नेगेटिव वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, नेगेटिव जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। अच्छा, और मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का जब वो रेस्ट से रिलीज किया जाए। ठीक है, और फर्स्ट टाइम वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी में चला जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी अगर चाहिए होगी तो या तो एक्स में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, तो या तो एक्स में आना चाहिए, या तो वेलोसिटी जेड में आएगा। तो हम लोग एक बार देखते हैं कि कौन सा वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, उसके लिए हम लोग पहले बात करते हैं ऐसा कि अगर इलेक्ट्रॉन है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा, मान लो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा रहेगा? अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन की तरफ होता है, और इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मोशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। ठीक बात है। अब ये पूरे सेटअप के अंदर ऐसा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैसा मूव करेगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस में। ओके, लेकिन एक छोटा सा पंगा है। वो पंगा क्या है कि अपने पास एक्चुअली में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो आपको ये बात समझ में आती कि इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मोशन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। बट इस बार अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, और जो कि नेगेटिव जेड एक्सिस पे है। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा? आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो जब ये आप इसको सॉल्व करोगे तो क्यू की जगह आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना पड़ेगा, तो वो माइनस ई हो जाएगा, इंटू वी क्रॉस बी। बी की जगह पे क्या रखोगे? बी की जगह पे जो उसकी वेलोसिटी है, और बी। अब देखो, बी क्रॉस बी एक बार निकाल के देखते हैं। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाहता, और उस केस में अगर वी क्रॉस बी देखते तो वी क्रॉस बी किधर आता? देखो, ये जो नेगेटिव जेड एक्सिस दिखाई दे रहा है ये प्लेन के अंदर है, तो वी क्रॉस बी कैसे आएगा? इस टाइप से। राइट हैंड से करोगे तो कैसे आएगा? राइट हैंड को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में कर्ल करो, तो ये डायरेक्शन में आएगा। कब? जब ये कोई पॉजिटिव चार्ज होता, तो किधर डायरेक्शन आती है इसकी? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। पर अपने पास भैया इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से वो डायरेक्शन जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा था वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होकर किधर आएगा?
वो चेंज होकर डायरेक्शन आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये बात जरा समझना, ये बात जरा समझना, यहाँ पे हो गया माइनस ई वी, यानी कि वेलोसिटी की इनिशियल डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस की तरफ। अभी हम लोग बस डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं, इसलिए वाई एक्सिस को हम लोग, पॉजिटिव वाई एक्सिस को जे कैप लिख देते हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, तो निगेटिव जेड एक्सिस को माइनस के कैप लिख देते हैं। देखो ये माइनस बाहर निकाल के इधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ हो गया प्लस ई इंटू जे क्रॉस के, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस जे क्रॉस के, हम लोग यहाँ पे एक सर्कल लेने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग डिनोट करने वाले हैं आई जे एंड के। जब जे से के की तरफ जाओगे, जब जे से के की तरफ जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे, जे क्रॉस के करोगे तो आई के डायरेक्शन में पहुंचोगे, यानी हम लोग किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। यानी कि हम लोग को ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा होगा तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने नेगेटिव जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को लगा रखा है, तो उस वजह से एक और फोर्स आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर कायदे से इसकी मोशन देखो, कायदे से इसका मोशन देखो, तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ऐसा जाता, ठीक है, पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर जाना चाहेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्स डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो इसका मोशन कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है, इसका मोशन कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इस प्रकार से, है ना। तो हम लोग इस चीज को जरा समझते हैं, और यहाँ पे हम लोग कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इनिशियल पॉइंट पे, शुरुआत में, अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, अच्छा ये बात तो तुम समझ रहे हो ना, क्योंकि जो फोर्सेस लग रही हैं वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में लग रही है, तो लगने वाली फोर्सेस की वजह से जो मोशन होगा वो एक्स वाई प्लेन के अंदर हो रहा होगा। तो ये बात समझो कि इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, जब शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बोल रहा था कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे से रिलीज करा गया। देखो रिलीज फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से छोड़ रहे हैं हम लोग, तो ऑरिजिन से छोड़ रहे हैं ना, तो पकड़ा हुआ था पहले, तो पहले कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन शुरुआत में 0 होगी। क्या ये बात ठीक है, बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन का पाथ होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना, इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में। तो अगर किसी भी पॉइंट पे टाइम टी पे अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखें, तो टाइम टी पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी वी एक्स कॉमा वी वाई, ठीक है। मतलब अगर टाइम टी पे, एट टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v के बारे में बात करें, तो v हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, राइट, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में अगर बात की जाए, तो मैं लिख सकता हूं कि नेट फोर्स जो होगा इलेक्ट्रॉन में वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स क्यू ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स क्यू इंटू वी क्रॉस पी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो जो चीज़ देख लिया उसको एक बार अंडरलाइन कर देते हैं। एक ये पार्ट हो गया, एक ये हो गया। अच्छा अब हम लोग वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी नेगेटिव वाई एक्सिस में, यानी कि माइनस जे कैप, कैसा लिख दोगे इसको, माइनस ई जे कैप लिख देते हैं ना। और मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही थी, नेगेटिव जेड एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए नेगेटिव जेड एक्सिस में लिखना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी के कैप, राइट, सही है, ओके। तो अगर हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करें, अगर हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करें, तो हम लोग लिखेंगे कि जो पूरा का पूरा फोर्स आने वाला है वो आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स था वो क्यू ही था, प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स, यानी कि ये क्यू इंटू वी क्रॉस बी था, राइट। अच्छा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग क्यू की जगह लिख रहे हैं माइनस ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस ई जे कैप, माइनस ई जे कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई जे कैप प्लस क्यू की जगह हम लोग लिख दे रहे हैं माइनस ई, ठीक है।
v क्रॉस b की जगह हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। तो v की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप क्रॉस b, और b की जगह हम लोग लिखने वाले हैं माइनस बी के कैप। क्या ये बात ठीक है? अभी तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलो, अब अगर इसको सॉल्व करें हम लोग और नेट फोर्स को देखें, देखो एक्चुअली तुम समझ रहे होगे कि जो लगने वाला नेट फोर्स है वाई डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक्चुअली जो वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं है, उसमें कुछ मैग्नेटिक का भी कंपोनेंट आ रहा है, तो वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इंटू ई जे कैप प्लस, अब देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई ई, अब देखो वी एक्स आई कैप इंटू बी के कैप, तो देखो ये वाला फिर से तुम्हारे लिए बना देते हैं, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा के। आई से के की तरफ जा रहे हो तो ये निगेटिव होगा, आई से के की तरफ जाना निगेटिव होगा, ये हो जाएगा माइनस वी एक्स इंटू बी, वी एक्स इंटू बी, और आई से के की तरफ जा रहे हो तो जे कैप आएगा, तो ये हो जाएगा जे कैप। अब देखो जे से के की तरफ जा रहे हैं, ये माइनस साइन हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है, ठीक है, यहाँ से माइनस साइन निकाल के यहाँ पे प्लस रखा है, इसलिए उसमें कंफ्यूज मत होना। जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देखो इस माइनस को यहीं पे हटा देते हैं, ये माइनस हटा देते हैं, उसकी वजह से माइनस निकाल के यहाँ पे हम लोग ने प्लस कर दिया, ठीक बात है। चलो, कंफ्यूज मत होना। तो देखो आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे होगा, तो ये माइनस जे है, तो वी एक्स इंटू बी माइनस जे कैप प्लस जे क्रॉस के करोगे, तो जे क्रॉस के करोगे तो आई तक पहुंचोगे, तो ये हो जाएगा वी वाई इंटू बी आई कैप, ठीक है। अब देखो यहां भी जे कैप दिखाई दे रहा है, यहां भी जे कैप दिखाई दे रहा है, और यहां आई कैप दिखाई दे रहा है, तो एक बार हम लोग फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और फोर्स इन वाई डायरेक्शन अलग अलग सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो देखो एक्स डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स हो जाएगी ई वी वाई बी आई कैप, है ना, ई से मल्टीप्लाई किया हुआ है वी वाई बी आई कैप, ठीक है। उसके बाद वाई डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स की अगर बात करें, ये हो जाएगा ई इंटू, यहाँ से ई कॉमन निकाला हुआ है, तो ई कॉमन जब निकालोगे तो ये हो जाएगा ई, यहाँ हो जाएगा माइनस वी एक्स बी जे कैप, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये है फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, और इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो है फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अभी अपने को एफ एक्स और एफ वाई आ गया। हम लोगों को क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम लोगों को एक्सेलरेशन पता हो तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो हम लोग फोर्स, देखो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन पूछ रहा था, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कब, जब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मोशन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, जब उसकी वाई में होने वाली वेलोसिटी जीरो हो जाए, ठीक है। तो उस पॉइंट पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये हम लोग को याद रखना है, अभी ध्यान में रखना है कि निकालना क्या है, ठीक है। ये तो हमारा फोर्स हो गया। अब अगर हम लोग को एक्सेलरेशन चाहिए तो ये हो जाएगा ई वी वाई बी डिवाइड बाई एम, एफ इजिकल टू एम है, और अगर अपने को एक्सेलरेशन चाहिए तो मास से डिवाइड कर देते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग दोनों साइड में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इधर भी और इधर भी, तो ये एक्सेलरेशन का टर्म आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा ई वी बाई बी आई कैप प्लस ई बाई एम इंटू ई माइनस वी एक्स इंटू बी जे कैप, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, तो ये हो जाएगा ई वी वाई बी बाई एम, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो ई बाई एम इंटू ई माइनस वी एक्स इंटू बी, ठीक है। ओके, अब बताओ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन को अगर डबल इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। कायदे से आना चाहिए पर यहाँ नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन के अंदर एक टर्म छुपा हुआ है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का, ठीक है। और अगर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का एक टर्म छुपा हुआ है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दूँ, इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दूँ, इस वाले टर्म को, तो होगा क्या, इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करने पे वी एक्स को अगर मैं टाइम के टर्म में डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, है ना।
अगर एसेलरेशन इन वाई डायरेक्शन को डिफरेंशिएट करो, करके देखते हैं, टेंशन नहीं है। एसेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या आया था अभी, ये था ई बाई एम, ई माइनस वी एक्स, क्या था भाई, ई माइनस वी एक्स इंटू वी। मैं बता रहा हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर एसेलरेशन इन वाई डायरेक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा ई बाई एम। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा, माइनस बी, बी भी कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डी ऑफ वी एक्स डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, और देखो एसेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन को डी ऑफ वी एक्स डिवाइड बाई डी टी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे ये जो टर्म हो जाएगा वो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ई बाई एम, माइनस में बाहर, माइनस साइन को बाहर लेके चले गए हम लोग, बी इंटू, अब डी ऑफ वी एक्स बाई डी टी तो हम लोग डायरेक्ट ए एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू कितनी थी, ई वी वाई बी बाई एम, तो यहाँ ए एक्स की वैल्यू थी इतनी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पुट करने वाले हैं। अच्छा, ए वाई को हम लोग, इस टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वी वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि ए वाई को भी लिख सकते हो ना, ए वाई को भी लिख सकते हो डी ऑफ वी वाई डिवाइड बाई डी टी। सिंपल काइनामेटिक्स यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना। चलो, ये हो जाएगा माइनस ई बाई एम इंटू बी। अब एसेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू कितनी थी, ये एसेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू है ई वी वाई बी बाई एम। ठीक है, अगर रीअरेंज करो तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर इंटू वी वाई, ये हो जाएगा ई स्क्वायर वी स्क्वायर, वी स्क्वायर नहीं होगा बी स्क्वायर होगा, डिवाइड बाई एम स्क्वायर इंटू वी वाई, और ये माइनस साइन बाहर में। ठीक है, अब मुझे ये थोड़ा थोड़ा एस एच एम टाइप दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है क्या, मुझे ये जो इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह दिखाई दे रही है। कौन सी वाली इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन, ध्यान से देखना, ये क्यों जूम नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। इक्वेशन ये वाली, अगर मैं लिखूं डी स्क्वायर बी वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई बी डिवाइड बाई एम का होल स्क्वायर इंटू वी वाई, इसी टर्म को हम लोगों ने यहाँ लिखा है, कुछ नया नहीं किधर उधर। ठीक है, तो मुझे ये एस एच एम टाइप दिखाई दे रहा है, कैसे, देखो हम लोग एस एच एम में पढ़ते थे, ये वाले क्वेश्चन को हम लोग इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हमारे रिवाइज हो जाए, इसलिए टेंशन मत लेना कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग एस एच एम में चले गए, हम लोगों का पर्पस ही इस वीडियो में यही था। ठीक है, यहाँ जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं उन लोगों को, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझने का। तो देखो एस एच एम में पढ़ते थे, अगर कोई इक्वेशन एफ इजिकल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में आ जाए तो हम लोग बोलते थे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। इसके लिए हम लोग इसको वापस से कैसे अरेंज कर सकते थे, ये लिख सकते थे एफ प्लस के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको लिख सकते थे एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हो, है ना, तो एम ए प्लस के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एसेलरेशन को क्या लिख सकते हो, एसेलरेशन को लिख सकते हो डी वी बाई डी टी, और इसको लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डी टी, क्योंकि डी वी को लिख सकते थे डी एक्स बाई डी टी, तो वो चीज़ यहाँ से आया है, सिंपल काइनामेटिक्स है ना। तो एसेलरेशन की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मास से डिवाइड करने पे ये इक्वेशन दिखेगी ऐसी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और हम लोग खुद से ये जो वैल्यू है उसको पुट कर देते थे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, ये हम लोग एस एच एम के अंदर करते थे, अगर आपको याद हो तो आपको ध्यान में होगा ये चीज़। ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये अपना इक्वेशन था एस एच एम में, और इसको जब सॉल्व करते थे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था
इसको सॉल्व करते थे हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लेके, सी एफ पी आई। पी आई तो जीरो हो जाएगा, खैर सी एफ लेते थे तो हम लोग इसको सॉल्यूशन देखते थे कि इसका सॉल्यूशन होता था एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर ऐसा इक्वेशन आता था तो इसका सॉल्यूशन ऐसा होता था। ये हम लोगों ने एसएचएम में सीखा था, तो बस आज ज़रूरत आन पड़ी है जो आपने सीखा है उसको इस्तेमाल करने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x क्या था, डिस्प्लेसमेंट। खैर x से मतलब नहीं है, यहाँ पे a क्या था, एम्पलीट्यूड। और यहाँ पे जो फाई था वो क्या था, फेज डिफरेंस। ओके, बेसिकली अगर कोई इक्वेशन मुझे इस फॉर्म में दिखाई दे कि लेफ्ट साइड में समथिंग इज इक्वल टू लीनियर डिपेंडेंसी है माइनस साइन के साथ, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप का, तो मैं उसको एस एच एम बुला सकता हूँ। तो देखो इस वाले इक्वेशन को देखने में मुझे सेम फीलिंग आ रही है। अगर इस इक्वेशन को वहां लिखो, अगर इस इक्वेशन को वहां लिखो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर इस इक्वेशन को पिछले वाले इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम लोगों को सेम फीलिंग आने वाली है। इस चीज़ को हटा देते हैं, तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग एस एच एम वाले इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो यहाँ जो टर्म है वो यहाँ पे टर्म है, यहाँ जो टर्म है वो यहाँ पे टर्म है, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होगा, माइनस साइन बाहर में है ना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स नहीं है पर डी स्क्वायर वी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर है, और यहाँ भी टर्म आपको सिमिलर दिख रहा है। तो आप ये चीज़ कंपेयर करके समझ पाओगे कि ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सब्सटीट्यूट कर ले रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकल के आई कितनी, ई बी डिवाइड बाई एम। और जब इक्वेशन इस फॉर्म में आता था तो उसका जो सॉल्यूशन था वो हमें ध्यान में था, सॉल्यूशन क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो हम लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वाई डायरेक्शन में वी वाई, ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ एक बार एसेलरेशन इन वाई डायरेक्शन को डिफरेंशिएट इसलिए किया क्योंकि एसेलरेशन इन वाई डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का टर्म आ रहा था। एक बार डिफरेंशिएट करने की वजह से जो हमारा इक्वेशन बना वो कुछ इस प्रकार से बना, और हम लोगों को समझ में आया कि यहाँ जो वेलोसिटी है उसके अंदर हम लोगों को एसएचएम देखने मिल रहा है। ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने वेलोसिटी का जो इक्वेशन है इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, एसएचएम के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको आज यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखो एसेलरेशन इन वाई डायरेक्शन अगर अभी निकालो तो ये हो जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करके देखते हैं, ये हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, कॉस, तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और क्योंकि ये ओमेगा टी है इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब जरा बाउंड्री कंडीशंस पुट करते हैं। हम लोगों को ये पता था कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन था वो जीरो था, तो ये पुट करके देखते हैं। तो इस वाले इक्वेशन के अंदर, इस वाले इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो है, कब, जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा ए साइन ओमेगा इंटू टी की जगह क्या रख दें, जीरो प्लस फाइव। ठीक है, जीरो इंटू ओमेगा जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू ए साइन फाइव। तो यहाँ से साइन फाइव इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ से साइन फाइव इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से अपना जो फाइव है वो जीरो आ जाएगा, यानी कि फेज डिफरेंस अपना कितना आ गया, जीरो आ गया। जैसे ही ऐसा आया हम लोग इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं कि भैया जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का जो इक्वेशन है वो कैसा है, वो है ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हमारी फाई की वैल्यू कितनी थी, जीरो, फेज डिफरेंस अपना जीरो आया था। उसी तरह से एसेलरेशन इन वाई डायरेक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी है, वो है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और जहाँ पे फाइव की वैल्यू कितनी, जीरो। तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखी। अच्छा, एसेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एसेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना था, एसेलरेशन इन वाई डायरेक्शन अपना आया था ई बाई एम ई माइनस वी एक्स इंटू बी, यही था ना, एसेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ई बाई एम ई माइनस वी एक्स इंटू बी। ठीक है, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ भी हम लोग बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये जो इक्वेशन है उसके अंदर वी एक्स भी जीरो हो जाएगा। ये हम लोगों ने बहुत पहले ही देखा था कि टी इज इक्वल टू जीरो पे वी एक्स और वी वाई दोनों जीरो है।
कहीं लिखा था हम लोगों ने। ये देखो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोल रहा था कि कहा क्या किया गया इसके साथ, इसको रिलीज किया गया कहाँ से, ऑरिजिन से, इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा था। ठीक है, चलो यही था ना हम लोग का फाइनल। नहीं इस पे नहीं थे हम लोग, कहाँ थे, इस पे थे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन को ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। ये हो गया ए ओमेगा। अब देखो कॉस ओमेगा टी में टी की वैल्यू जीरो पुट करनी है, तो ओमेगा इंटू जीरो, ओमेगा इंटू जीरो जीरो, और कॉस जीरो, अच्छा ये कॉस लिखना भूल गया मैं, कोई नहीं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा में टी की जगह, ओमेगा के बाद टी की वैल्यू कितनी, जीरो, जीरो इंटू ओमेगा जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी, वन। ये वैल्यू फाइनली आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, जीरो होगा, तो ये वैल्यू दिखेगी मुझे ई बाई एम इंटू ई, ये वाली पूरी टर्म जीरो हो गई, इज इक्वल टू ए ओमेगा। यहाँ से अगर मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए, मतलब ए चाहिए, तो मैं ए की वैल्यू बोल सकता हूँ ई बाई एम ओमेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग, अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों को कुछ चीज़ें जो अननोन थी, जैसे कि फाई नहीं पता था तो फाई निकाल लिया हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशंस को पुट करके। उसी तरह से ए नहीं पता था, हम लोगों ने ए निकाल लिया। अभी फाई भी पता है, ए भी पता है, मतलब जो जो चीज़ें हम लोगों को दे रखी थी उसके टर्म्स में हम लोगों को सारी चीज़ें पता है। फाइनली अब हम लोग वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग पहुंच सकते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट की तरफ। पर एक बात और, क्वेश्चन में ये बोला था कि फर्स्ट टाइम जो हमारी वेलोसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आए, ऐसा बता दो। यानी कि उस केस में अपना वी वाई जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तभी तो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि देखो वेलोसिटी है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने की मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी हो ही ना, यानी कि प्योरली वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में दिखे और वाई डायरेक्शन में ना दिखे, तो वी वाई हम लोगों को जीरो करना है। तो इक्वेशन अपना क्या था, इक्वेशन था वी वाई इज इक्वल टू, क्या था भाई, वी वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हम लोगों को क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो जब हो, पहली बार जब ऐसा हो, तब कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा इलेक्ट्रॉन वो बता दो वाई डायरेक्शन में। तो इस केस में मैं बोलूँ कि किस टाइम पे अगर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो है ये निकालना है, तो मैं ये करना चाहूँगा कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन को जीरो पुट कर दूंगा, और यहाँ पे ए की वैल्यू अपने को पता है, जरूरत पड़ेगा तो पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी। यहाँ से टाइम निकालना है तो जीरो बाई ए करोगे तो ये टर्म जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को पता चला कि साइन ओमेगा टी अगर जीरो हो जाए तो वेलोसिटी कैसी आएगी, अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू जीरो आ जाए तो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो दिखाई देगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यूज़ है। साइन थीटा, साइन थीटा जो होता है वो जीरो कब होता है, साइन थीटा जीरो होता है एन पाई पे। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा जीरो होगा हर उस वैल्यू के लिए जहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो पाई हो, वन पाई हो, टू पाई हो, थ्री पाई हो एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कि एन की किसी भी वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू, मतलब सॉरी, एन की किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो या तो ये वैल्यू आएगी फर्स्ट टाइम में, अभी हम लोग हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं ना, हम लोग एकदम स्क्रैच से सोच रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू या तो जीरो पाई हो जाए, देखो इसको अगर इससे कंपेयर करोगे, इसको अगर इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा है, ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा है ना। तो या तो थीटा जीरो पाई हो जाए, यानी कि या तो ओमेगा टी जीरो हो जाए, या तो ओमेगा टी पाई हो जाए, या तो ओमेगा टी टू पाई हो जाए, कुछ भी ऐसी वैल्यू हो, तो उस केस में हम लोगों को वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में दिखेगी वो जीरो दिखाई देगी। यानी कि प्योरली वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो पहला ऐसा वैल्यू चाहिए जब वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग ये समझें कि थीटा की वैल्यू, अगर अगर हम लोग ये समझें कि ओमेगा टी की वैल्यू जीरो पुट कर लें, तो क्या काम बनेगा क्या, देखो ओमेगा जो है ना, ओमेगा टी की वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं, ब्लंडर हो जाएगा पर फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ मिस्टेक हो सकता है। ओमेगा टी की वैल्यू जब जीरो पुट करोगे तो एक बात समझना कि ओमेगा की कुछ वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने कहीं लिख रखी है ई बी बाई एम, ये है ओमेगा की वैल्यू ई बी बाई एम।
ओमेगा अपने आप में तो नॉन जीरो वैल्यू है, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, तो ओमेगा भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, और टाइम अपने आप में कभी जीरो होगा नहीं, स्टार्टिंग में सिर्फ हो सकता है। ठीक है, खैर, तो ओमेगा इंटू टी कभी भी जीरो नहीं होगा अगर पार्टिकल मोशन कर गया टाइम टी इज इक्वल टू जीरो छोड़ के। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम कब ऐसा होगा, फर्स्ट टाइम कब, जब ऐसा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस प्रकार से मोशन करेगा कि इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए। तो हम लोग वो पहला वाला केस नहीं ले सकते, ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम लोग ये लेना चाहेंगे कि ओमेगा टी बराबर जीरो तो नहीं ले सकते, पर ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई की। तो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई है, यानी कि टाइम की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। यानी कि इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए फर्स्ट टाइम मोशन जब इलेक्ट्रॉन का हो रहा होगा तो फर्स्ट टाइम जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो कंप्लीटली वाई एक्सिस के अंदर दिखाई देगी, और सॉरी कंप्लीटली एक्स एक्सिस के अंदर दिखाई देगी, और वाई एक्सिस के अंदर कोई भी वेलोसिटी दिखाई नहीं देगी, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा इस टाइम में जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ये बात समझ में आ गया, बाउंड्री कंडीशन हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो वाई का इक्वेशन क्या था, सॉरी वी वाई का इक्वेशन क्या था, वी वाई था ए साइन ओमेगा टी। इस वी वाई को डी वाई बाई डी टी लिख सकते हो, तो यहाँ से डी वाई कितना आ जाएगा, वी वाई डी टी आ जाएगा। तो यही करने वाले हम लोग, तो यहाँ से हम लोग को वाई चाहिए, तो डी वाई इज इक्वल टू, डी वाई इज इक्वल टू वी वाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू, वी वाई की जगह क्या पुट करोगे, ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, है ना। ठीक है, अब हम लोग कंडीशंस पुट करते हैं, अपने लिमिट्स को पुट करते हैं। तो देखो जीरो से वाई जाएगा, क्योंकि ऑरिजिन जब स्टार्ट करे थे टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करे तो शुरुआत में टाइम जीरो है, और बाद में टाइम टी इज इक्वल टू टी पे, जहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, टी की वैल्यू कितनी है, पाई बाई ओमेगा, है ना। तो टाइम टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा तक इंटीग्रेट करना है। अब देखो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होगा, जीरो से वाई, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, ए को बाहर निकाल लो। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। इसका जो लिमिट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो से पाई बाई ओमेगा तक। सॉल्व करो, ये हो जाएगा ए। अच्छा, ये जो माइनस साइन है लिमिट एक्सचेंज करने के काम आ सकता है, तो जब हम लोग लिमिट को एक्सचेंज करेंगे तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, जीरो से पाई बाई ओमेगा। ठीक है, अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये y माइनस जीरो हो जाएगा, तो y माइनस जीरो इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, यानी कि कॉस जीरो, टी की जगह जीरो पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई a इंटू कॉस जीरो कितना हो गया, वन, माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस पाई यानी कि कॉस 180 डिग्री माइनस वन आएगा, तो माइनस वन इंटू माइनस वन। यहाँ से ये y की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने मिस कर दिया, इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम है, हम लोगों ने यहाँ पे ओमेगा का टर्म मिस कर दिया। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस होगा, पर ये ओमेगा टी का डिवाइड भी तो जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए बाई ओमेगा आएगा, मिस हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया ए बाई ओमेगा इंटू टू। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी पुट करने के बाद y इज इक्वल टू ए बाई ओमेगा, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हम लोगों ने कहाँ निकाला, a की वैल्यू है ई बाई एम ओमेगा, ई बाई एम ओमेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, ई बाई एम ओमेगा ए की वैल्यू है, और ये ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर में टू हो जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू थी शायद, शायद क्या, एक बार देख लेते हैं, ई बी बाई एम, ओमेगा की वैल्यू थी ई बी बाई एम, और क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है,
तो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, ई से ई मर जाएगा, तो यहाँ से अपने को मिलेगा, ये एम को ऊपर भेजो, तो 2 me डिवाइड बाई 2 me डिवाइड बाई ई बी, ये अपने को फाइनल मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, कोई कैलकुलेशन का एरर तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 2 me डिवाइड बाई ई बी आ रहा है, ये है अपना फाइनल आंसर, है ना? हाँ, हम लोगों ने टाइम लेके आराम से किया है इसको, बट अच्छा है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने हैं। एक्चुअली ये बी इंटू बी होगा ना, बी स्क्वायर होगा, अरे ठीक है, सिली मिस्टेक्स, इट हैपन्स। चलो, तो यहाँ से फाइनली y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 me बाई ई बी स्क्वायर। ये हमारा जो फाइनल होगा डिस्प्लेसमेंट है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्वेश्चन फाइनली हम लोग लास्ट बार डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को y में डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन बता दो, यहाँ से यहाँ तक का हुआ डिस्प्लेसमेंट बता दो। कब? जब जो वेलोसिटी होगी वो कंप्लीटली परपेंडिकुलर हो जाए किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई एक्सेस पे, तो वेलोसिटी x में जानी चाहिए, यानी कि वी वाई जीरो होना चाहिए। तो वी वाई जीरो होगा, उस केस में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आ रहा था? वो डिस्प्लेसमेंट अपना आ रहा था 2 me 2 me डिवाइड बाई ई बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है ना? क्वेश्चन मज़ेदार था, इसमें बहुत सारे इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स एसएचएम के थे, कुछ सिंपल काइनेमेटिक्स वाला था, कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करवा लिया आप लोगों से, है ना? तो वो सारा मिलके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा था। हाँ, मैंने ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि मेरा जो पर्पस था वो क्या था, स्क्रैच से समझाना, और एकदम बेसिक कि कोई स्टूडेंट अगर इसको अप्रोच कर रहा हो और फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा हो तो वो कैसे सोचेगा, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस लेक्चर के अंदर, और एक ही क्वेश्चन डिस्कस करा पर एकदम मन से करा, है ना? चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।